वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। कई सालों तक लोगों को यह नहीं मालूम था कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए है। आज तो हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल अधिकांश जीवों का डीएनए है, लेकिन पहले लोग ये मानते थे कि डीएनए नहीं होकर जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन है। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की खोज कैसे हुई। और सबसे पहले इस चीज को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रिफिथ का एक एक्सपेरिमेंट है, और उस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रूपांतरण प्रयोग। रूपांतरण प्रयोग को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। और ग्रिफिथ ने अपना ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बैक्टीरिया को लेकर किया था, और ग्रिफिथ ने ये बताया कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि जीवाणु के एक विभेद का दूसरे विभेद में क्या हो जाता है, रूपांतरण। वन स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अनदर स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। जीवाणु के एक विभेद का रूपांतरण दूसरे विभेद में हो जाता है। यह ग्रिफिथ के प्रयोग के द्वारा यहां पर हम आज डिस्कस करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट से यह जानने की कोशिश करेंगे कि डीएनए क्या आनुवंशिक पदार्थ है या हो सकता है। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण, हम जैसा कि आज जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो हम कुछ ऐसे एविडेंस देना चाहते हैं जिससे कि हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए है, न कि प्रोटीन है। देखिए 1926 के पहले लोगों को ये नहीं मालूम था कि वास्तविकता में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। राइट, लोग यही सोचते थे कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। लेकिन 1926 के आसपास जो है वो उसके बाद में, और 1928 के अंदर ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है, उसको लेकर और कुछ प्रयोग किए। और मैं आपको आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु जिसके ऊपर ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, ये स्तनधारियों में निमोनिया उत्पन्न करने वाला, ये जो जीवाणु है वो स्तनधारियों में निमोनिया उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अब ये जो जीवाणु होता है वो दो विभेदों में पाया जाता है। दो विभेद होते हैं, जीवाणुओं के स्ट्रेन होते हैं, प्रकार होते हैं। दो विभेद कौन कौन से? एक जो है वह तो कहलाता है उग्र विभेद। उग्र विभेद को हम अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है कि ये जीवों के अंदर क्या उत्पन्न करेगा, निमोनिया उत्पन्न करेगा, उग्र विभेद। और एक ये अनुग्र विभेद जो है ये कैसा है, नॉन विरुलेंट है। नॉन विरुलेंट का मतलब ये होता है कि ये जीवों के अंदर क्या नहीं करेगा, निमोनिया उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये तो क्या हो गया, उग्र विभेद को हम एस विभेद कहते हैं, ये निमोनिया उत्पन्न करता है। और ये जो आर विभेद है, राइट, ये क्या है, नॉन विरुलेंट है, ये निमोनिया उत्पन्न नहीं करता है। ये जो उग्र विभेद होता है, एस विभेद होता है, इसके चारों तरफ चिकनी भित्ति पाई जाती है। और अनुग्र विभेद जो होता है, नॉन विरुलेंट विभेद, आर विभेद जो होता है, उसके ऊपर चिकनी भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए उसकी सरफेस क्या होती है, खुरदरी होती है। खुरदरी को अंग्रेजी में कहते हैं रफ, इसलिए इसका नाम दिया गया है रफ आर। और चिकनी को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं स्मूथ, इसलिए नाम दिया गया है एस। यहां पर उग्र विभेद के अंदर बाहरी खोल जो होता है, ये जो जीवाणु होते हैं उग्र विभेद के, जो एस विभेद वाले जो जीवाणु हैं, उनके शरीर के ऊपर एक बाहरी खोल पाया जाता है जो कि किसका बना होता है, पॉलीसेक्राइड का बना होता है। जबकि अनुग्र विभेद जो होता है उसके ऊपर पॉलीसेक्राइड का खोल जो है वो नहीं पाया जाता है। अब ग्रिफिथ ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर किया, चूहों को लेकर किया, राइट। और उसने अपने एक्सपेरिमेंट को पहले 4 चरणों में किया। देखिए कौन कौन से चरण है वो देखें। सबसे पहले उसने क्या किया, एस विभेद लिया, और एक इंजेक्शन की सुई के अंदर, इंजेक्शन की सुई के द्वारा राइट, उसने क्या किया, दैट इज एस विभेद को एक चूहे में क्या करवाया, प्रवेश करवाया, एक स्वस्थ चूहे में प्रवेश करवाया। तो नेचुरली कि एस विभेद वाला जो है वो विभेद जो होता है वो कैसा है, निमोनिया उत्पन्न करने वाला है। तो जब इसको मैं चूहे में प्रवेश करवाऊंगा, यानी कि ग्रिफिथ ने जब चूहे में प्रवेश करवाया, तो नेचुरली कि उसमें क्या हुआ होगा, निमोनिया हुआ होगा, और चूहे की क्या हो गई, मौत हो गई, वो मृत हो गया। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं पहले वाले स्टेप के अंदर। दूसरे वाले स्टेप में उसने क्या किया, इस बार उसने इंजेक्शन नीडल के अंदर किसको भरा, आर विभेद को पढ़ा। हम जानते हैं कि आर विभेद अनुग्र विभेद है, नॉन विरुलेंट विभेद है। जब इसको हम चूहों के अंदर डालेंगे तो वो निमोनिया उत्पन्न नहीं करेगा, और इसलिए चूहे की मौत नहीं होगी। चूहा जो है वो दूसरे चरण के अंदर भी क्या रहा, जीवित रहा, जब चूहे के अंदर हमने आर विभेद को डाला, राइट। यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरे स्टेप में देखिए
ताप द्वारा मृत एस विभेद, ताप द्वारा मृत का मतलब क्या होता है? हीट किल्ड, राइट। इस बार ग्रिफिथ ने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया, यानी कि ताप द्वारा मृत एस विभेद को लिया और इसको अब की बार चूहे में नीडल के द्वारा क्या करवाया? प्रवेश करवाया। तो चूहा जो है वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एस विभेद जो है उसको ताप द्वारा क्या कर दिया? मृत कर दिया। ताप द्वारा मृत कर दिया तो चूहे में प्रवेश कराओगे तो चूहा क्या रहेगा? जीवित रहेगा, क्योंकि ताप द्वारा जो मृत एस विभेद है वो चूहे के अंदर क्या नहीं कर पाएगा? दैट इज निमोनिया नहीं कर पाएगा और चूहे की मौत नहीं होगी, वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रिफिथ को जो चीज उसके एक्सपेरिमेंट में देखने को मिली और जो कंफ्यूजन पैदा करने वाली जो चीज थी वो ये फोर्थ स्टेप थी। फोर्थ स्टेप में क्या किया? उसने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया, यानी कि एक ऐसा विभेद लिया जिसमें कि जीवित तो क्या था? आर विभेद था। जीवित आर विभेद लिया और ताप द्वारा मृत एस विभेद लिया, यानी कि ताप द्वारा मृत एस विभेद को और जीवित आर विभेद दोनों को मिलाकर और इंजेक्शन की नीडल के द्वारा एक चूहे में क्या करवाया? स्वस्थ चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे की क्या हो गई? मौत हो गई, राइट। ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि चूहे की मौत नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये क्या था? जीवित आर विभेद था, तो ये तो क्या नहीं करता है? निमोनिया करता ही नहीं है। और ताप द्वारा मृत जो विभेद था वो भी निमोनिया उत्पन्न नहीं करेगा। तो इन दोनों को मिलाकर लगाएंगे तो चूहे की मौत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूहे की मौत हो गई, राइट। अब ग्रिफिथ ने इसका कारण जानना चाहा कि आखिर इस चूहे की मौत क्यों हुई। तो उसने मृत चूहे के शरीर से जब उसने एनालाइज किया इस चूहे को जब एनालाइज किया तो ये पाया गया कि इस चूहे के रक्त से, इस मृत चूहे के रक्त से, इसके शरीर से जिंदा एस जीवाणु प्राप्त हुए। अब आप देखो इस स्टेप के अंदर हमने जिंदा जो है वो एस जीवाणु तो लिए ही नहीं थे। हमने क्या लिए थे? ताप द्वारा मृत एस विभेद को लिया था और जीवित आर विभेद को लिया था और फिर इसको चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे की क्या हो गई? मौत हो गई। तो मौत का कारण जानने की कोशिश की तो मृत चूहे के शरीर से, यानी कि उसके रक्त से जिंदा एस जीवाणु क्या किए गए? प्राप्त किए गए। जिंदा एस जीवाणु प्राप्त किए गए, जबकि हमने तो ताप द्वारा मृत एस विभेद लिए थे। एस जीवाणु तो जिंदा एस जीवाणु तो लिया ही नहीं था। तो फिर ग्रिफिथ ने इस प्रयोग को करने के बाद में एक निष्कर्ष दिया। उसने क्या निष्कर्ष दिया? कि आर विभेद वाला जो जीवाणु था ताप द्वारा मृत एस जीवाणु के द्वारा क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। मतलब आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, राइट। उसने बताया कि आर विभेद वाला जो जीवाणु है वो ताप द्वारा मृत एस जीवाणु के द्वारा क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। यानी कि इसको क्या हो गया? आर विभेद ने अपना स्वरूप बदल दिया, उसका भौतिक स्वरूप बदल दिया और आर विभेद किसके जैसा हो गया? एस विभेद जैसा हो गया, राइट। मतलब आर विभेद वाला जो जीवाणु है वो ताप द्वारा मृत एस जीवाणु के द्वारा क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। तभी तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कह देते हैं? रूपांतरण प्रयोग। यानी कि एक जीवाणु के एक विभेद का रूपांतरण दूसरे में हो गया। यहां पर हम अभी जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि आर विभेद वाला जो जीवाणु है वो ताप द्वारा मृत एस जीवाणु के द्वारा क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। ग्रिफिथ ये नहीं जानता था कि वह कौन सा कारक है जो आर जीवाणु को उग्र विभेद में परिवर्तित कर देता है। ग्रिफिथ को बिल्कुल भी ये नहीं मालूम था। ग्रिफिथ को ये नहीं मालूम था कि वो कौन सा जैव रासायनिक पदार्थ है जिसने कि आर स्वरूप को एस स्वरूप में बदल दिया। उसने कहा कोई एक ऐसी चीज, ग्रिफिथ ने क्या बताया? कोई एक ऐसी चीज ताप द्वारा मृत एस विभेद से निकलकर आर में चली गई और उसने आर को भी क्या बना दिया? अपने जैसा बना दिया। कहते हैं ना संगत का असर आता है। तो आर विभेद और मृत ताप द्वारा मृत एस विभेद क्या थे? साथ में थे। तो ग्रिफिथ ये कहता है कि कोई एक ऐसी चीज निकलकर यहां से ऐसी इधर से चली गई। कोई एक ऐसी चीज के बारे में उसको मालूम नहीं था। ग्रिफिथ कभी भी उस चीज के बारे में ये नहीं बता पाया कि उस जैव रासायनिक संगठन के बारे में नहीं बता पाया उस पदार्थ के कि वो कौन सा पदार्थ था जो यहां से निकलकर यहां पर गया और उसने आर विभेद को भी एस जैसा बना दिया। तो ग्रिफिथ यह नहीं जानता था कि कौन सा कारक आर जीवाणु को उग्र विभेद में परिवर्तित करता है। संभावित रूप से यह पदार्थ जो है वो क्या रहा होगा? डीएनए रहा होगा। संभावित रूप से वो पदार्थ क्या रहा होगा? डीएनए रहा होगा। लेकिन ग्रिफिथ कभी भी उस पदार्थ की जैव रासायनिकी को नहीं बता पाया था। ओके, बस
तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के लास्ट में आपको क्या जानना होगा कि यहां से कोई चीज निकलकर इसमें चली गई और उसके कारण क्या हो गया, आर विभेद का भौतिक स्वरूप बदल गया। भौतिक स्वरूप बदलने का मतलब समझते हैं कि आर स्वरूप के ऊपर, देखिए आर स्वरूप के ऊपर पॉलीसेकेराइड का खोल नहीं पाया जाता था, लेकिन जब एस स्वरूप से कोई चीज निकलकर और आर में चली गई तो आर के ऊपर भी क्या बन गया, खोल बन गया। किसका, पॉलीसेकेराइड का खोल बन गया। तो बताओ आर का भौतिक स्वरूप बदल गया, आर रूपांतरित हो गया और किसके जैसा हो गया, एस जैसा हो गया, राइट। लेकिन ध्यान रहे 1933 से लेकर और 1944 के पहले लोगों को यह नहीं मालूम था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, डीएनए होता है। तो 1933 से 1944 के बीच में 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने उस पदार्थ की जैव रासायनिकी के बारे में बताया जिसने कि क्या किया है, रूपांतरण किया। ओके, जिसने कि क्या किया, रूपांतरण किया। तो इन्होंने क्या बताया, इस बारे में बताने की कोशिश की, यानी कि इन्होंने क्या बताया, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो रूपांतरण सिद्धांत के अंदर जो पदार्थ जिसने रूपांतरण किया उसकी बायोकेमिकल नेचर को इन्होंने क्या किया, जानने की कोशिश की। एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी, इन्होंने क्या किया कि ताप द्वारा मृत जीवाणु, कौन सा जीवाणु, एस जीवाणु, ताप द्वारा मृत जीवाणु से आरएनए, डीएनए व प्रोटीन को पृथक किया, राइट। इन तीनों को क्या कर दिया उन्होंने, पृथक किया। ताप द्वारा मृत जीवाणु से आरएनए, डीएनए व प्रोटीन को पृथक किया एवं यह जानने की कोशिश की कि इनमें से कौन सा पदार्थ रूपांतरण को प्रेरित करता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आर विभेद वाले जीवाणुओं को संवर्धन माध्यम पर ग्रो करवाया एवं एक एक कर इन पदार्थों को आर विभेद पर डाला। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये देखिएगा, आर विभेद वाले जीवाणुओं को संवर्धन माध्यम पर ग्रो करवाया एवं एक एक कर इन पदार्थों को आर विभेद पर डाला, राइट। एवं यह देखा कि कौन सा पदार्थ रूपांतरण में सहायक है। तो उन्होंने क्या पाया कि केवल देखिए रिजल्ट देखिए, उन्होंने क्या पाया कि केवल डीएनए में यह क्षमता थी कि वह आर विभेद को एस विभेद परिवर्तित कर दे। केवल डीएनए में यह क्षमता थी कि वह आर विभेद को एस विभेद में क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि
डीएनए है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। इन्होंने प्रयोग को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, इन तीनों वैज्ञानिकों ने समझाने के लिए क्या किया, तो देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। सबसे पहले उन्होंने आरएनए को पचाने वाले एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज, आरएनए को पचाने वाले एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज से आरएनए को पचा दिया, यानी कि डाइजेस्ट कर दिया। आरएनए को पचाने वाले एंजाइम राइबोन्यूक्लियस से आरएनए को क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया। आरएनए को पचाने वाले एंजाइम राइबोन्यूक्लियस से आरएनए को इन्होंने क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया। और प्रोटीन को प्रोटीएज, जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को प्रोटीएज से डाइजेस्ट कर दिया एवं पाया कि आरएनए व प्रोटीन के डाइजेस्ट होने से रूपांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि आरएनए को आपने राइबोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दिया, पचा दिया, और प्रोटीन को प्रोटीएज से डाइजेस्ट कर दिया। इनको डाइजेस्ट करने के बाद यह देखा गया कि इनके डाइजेस्ट होने से रूपांतरण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो खास बिंदु था, डीएनए को डीएनए से, यानी कि डीएनए को डीएनएज, राइट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज, राइट, डीएनए को डीएनए से डाइजेस्ट कर देने पर रूपांतरण संदमित हो गया। संदमित मतलब स्टॉप हो गया, संदमित हो गया। इससे सिद्ध होता है कि रूपांतरण करने वाला पदार्थ डीएनए है, ना कि प्रोटीन या आरएनए। तो इससे सिद्ध होता है कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या है? इससे सिद्ध होता है कि आनुवंशिक पदार्थ, इससे सिद्ध होता है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रिफिथ का प्रयोग 100% पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि उस समय के कई सारे वैज्ञानिक और कई सारे जो जैव वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके ऊपर उंगलियां उठाई थी, और इसीलिए 100% इसको नहीं माना जाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यह 100% किस प्रयोग के द्वारा मालूम पड़ा? हर्शे एंड चेज के प्रयोग के द्वारा, जो उन्होंने जीवाणु भुजियों के ऊपर किया था। क्लियर? तो ये क्या था कि एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने, 3 वैज्ञानिकों ने उस पदार्थ की जैव रासायनिक को बताने की कोशिश की जिसने कि आर विभेद को बदल दिया था एस विभेद के अंदर। ओके, तो इन्होंने क्या किया? ताप द्वारा मृत जो ताप द्वारा मृत एस जीवाणु था, उससे क्या किया? इन्होंने 3 चीजों को बाहर निकाल दिया, आरएनए को, प्रोटीन को और डीएनए को, और ये पाया कि इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो रूपांतरण को प्रभावित करता है। राइट? तो इन्होंने पाया कि केवल जो डीएनए है वो केवल किसको प्रभावित कर रहा है? रूपांतरण को प्रभावित कर रहा है, और आर स्वरूप को एस स्वरूप में क्या कर रहा है?
बदल रहा है, बाकी और कोई भी पदार्थ आरएनए और प्रोटीन जो है वो रूपांतरण में सहायक नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से पचा दिया और प्रोटीन को प्रोटीज से पचा दिया और पाया कि इनको डाइजेस्ट होने के बाद इनके डाइजेस्ट होने से रूपांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब डीएनए को डीएनए से यानी कि डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दिया तो क्या हो गया, रूपांतरण संदमित हो गया। इससे सिद्ध होता है कि रूपांतरण करने वाला पदार्थ डीएनए है, ना कि प्रोटीन या आरएनए। इससे सिद्ध होता है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, राइट। लेकिन हर्शे एंड चेज के प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध हुआ था कि 100% ये सिद्ध हुआ था कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। इस प्रयोग में थोड़ी बहुत कुछ कमियां थी, इसलिए लोगों ने इसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया। मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो है जिसमें कि सिद्ध करेंगे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, उसको मेरे वीडियो को लेकर आऊँगा। आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।